हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डियर मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय चैनल। बच्चों, आज आप सोच रहे होंगे आज पता नहीं मैम की क्लास में मैम की जो वीडियो है उसमें बहुत अंधेरा अंधेरा सा क्यों है। मैम के वीडियोस में लाइट तो बहुत होती है बट आज तो बहुत अंधेरा है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है लाइट। इसीलिए आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 है बच्चों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपकी साइंस का। साइंस में कुछ चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि लाइट चैप्टर भी उनमें से है। इस चैप्टर को आप जितना ध्यान से रीड करेंगे, जितना ध्यान से इसे समझेंगे, जितना ध्यान से इसे लर्न करेंगे बच्चों, उसमें आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि ये चैप्टर आगे तक आपकी क्लासेस में आता जाएगा। जैसे जैसे आपकी क्लास में प्रमोशन होता जाएगा, 8th 9th 10th, फिर अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया तो फिर 11th 12th, फिर आपने इंजीनियरिंग करी तो उसमें भी आगे जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और इसी तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बारे में डिटेल में हमें मिलता है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हमारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, बेस हमारा वीक रह जाएगा, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा उन चैप्टर्स को क्लियर करना। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इसे समझिए। मैं पूरा समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोगों को हर पॉइंट हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, स्कूल ग्रुप्स, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में आप शेयर करते चले जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट, जो कि बहुत मज़ेदार है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इंटरेस्टिंग तो है लेकिन अगेन डिफ़िकल्ट है। तो समझकर हमें उसको और इंटरेस्टिंग बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जो एक लाइन में सीधा चलता है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है, पूरी एक लाइन में सीधा जाता है। जैसे मेरा पेन या आपका भी पेन, ये बिल्कुल एक लाइन में सीधा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल बच्चों ओनली। मैं कोई आपको अलग से नहीं बता रही हूँ कि ये पेन रेक्टिलिनियर है, लेकिन मैंने आपको केवल एक बताया है तरीका कि बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है वो रेक्टिलिनियर। व्हेन यू गो टू सी अ फिल्म इन अ थिएटर, जब आप मूवी देखने के लिए थिएटर पे जाते हैं, ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर से जो लाइट आ रही होती है, पीछे की साइड जो लाइट आ रही होती है काफ़ी बड़ी, अगर नहीं देखा है, नोटिस नहीं किया अब तक, तो ज़रूर कीजिएगा जब भी आप मूवी देखने के लिए जाएं। एंड फॉलिंग ऑन द बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन कौन सी हो गई? जो आप जिस पर आप मूवी देख रहे हैं, जो आपके सामने है। जो लाइट आती है वो आपके बैक साइड से होती है, और जो बिग स्क्रीन होती है वो आपके सामने होती है। तो जो पीछे से लाइट आ रही है प्रोजेक्टर से, वो सीधा स्क्रीन पर पड़ रही है। डज द बीम टेक अ स्ट्रेट पाथ और अ कर्व्ड पाथ टू द स्क्रीन। अब वो जो बीम पड़ रही है, यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम हम मूवी देखने जाएं या बीम को देखने जाएं। तो बच्चों, कुछ चीज़ सीखने के लिए भी जाना चाहिए। कुछ एंटरटेन कर रहे हैं तो साथ में अगर हमें वहाँ से कुछ सीखने के लिए भी मिलता है तो वो भी ज़रूर सीखना चाहिए। तो इसमें हमें यही देखना है मूवी के साथ साथ कि जो बीम पीछे से आ रही है वो सीधी लाइन में है या कहीं से टेढ़ी मेढ़ी होकर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। शाइन अ टॉर्च इन अ डार्क। अब डार्क में यहाँ तो हमने देख लिया स्क्रीन पर कैसे करना है। इन सब का जवाब मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि कैसे आ रही है लाइट। अब नेक्स्ट क्या देखना है? शाइन अ टॉर्च, अंधेरे में एक टॉर्च को ऑन करना है। डज द बीम ऑफ लाइट अपीयर टू टेक अ स्ट्रेट पाथ। क्या वो भी जो टॉर्च की लाइट है वो भी सीधी लाइन में है या वो भी टेढ़ी मेढ़ी होकर आ रही है? ठीक। दीज ऑब्जर्वेशंस, ये जितना भी हम ऑब्जर्वेशन ऊपर का कर रहे हैं, सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो आप सबका आंसर क्या होगा कि मैम
सारी लाइट्स जितनी भी होती है, चाहे उसमें हमारी मोबाइल की ही लाइट क्यों ना हो, वो भी सीधी आती है, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर से घूम घाम के नहीं आती। तो स्ट्रेट लाइन में ही लाइट ट्रेवल करती है। तो ये हमारा आंसर हुआ। लेट अस डू एन एक्टिविटी। अब हम इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और कोशिश करेंगे हम हर एक्टिविटी को समझने की और कवर करने की। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी आ रही है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से हर तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें एक्सपेरिमेंट हमारा सबसे पहले यही है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसको हमें प्रूव करना है। टेक अ प्लास्टिक वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब जो होती है यानी जिसमें पानी निकलता है, वो इतना मीटर लॉन्ग हमें लेनी है। ऑल्सो टेक एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, और एक टॉर्च भी लेनी है। पेस्ट ब्लैक पेपर ऑन द ग्लास। जो ग्लास है उसके ऊपर ब्लैक पेपर हमें पेस्ट कर देना है ऑफ द इलेक्ट्रिक टॉर्च। जो टॉर्च का जो ग्लास होता है, ठीक है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू सब चीज़ आपको समझ में आती रहेंगी, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर जो टॉर्च है उसका जो यहाँ का ग्लास है, ये आगे के पार्ट को ग्लास बोला है बच्चों, ना कि पानी पीने वाले ग्लास को। कभी आप पानी का ग्लास ले लें और उसके ऊपर ब्लैक कलर का पेपर चिपका दें, वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आगे का होता है ग्लास, उस पर ब्लैक पेपर लगाना है, कवर करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, कट आउट अ होल। अब उसमें से एक होल बना देना है बिल्कुल सेंटर में पेपर के। जो भी पेपर आप लगा रही हैं उसके बीच में चारों तरफ से कवर कर दिया, लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा छेद कर देंगे। लेट द होल बी ऑफ द सेम डायमीटर एज द ट्यूब। सेम डायमीटर का होना चाहिए, जितना बड़ा ट्यूब आप ले रहे हैं उतनी ही चौड़ाई में, उतनी ही लंबाई में वही चीज़ सेम डायमीटर का ही होल करना है, ना कि छोटा बड़ा कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है इन अ डार्क रूम। अब अंधेरे वाले रूम में जाएंगे। शाइन द टॉर्च एट वन एंड, और एक जगह से आप जो ट्यूब है उसे आगे लगा देंगे और वहाँ से लाइट को ऑन कर देंगे। कीप द ट्यूब स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ट्यूब को, लाइट टॉर्च से पॉइंट करके बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। एंड पॉइंट द अदर एंड टूवर्ड्स अ वॉल, और वॉल की तरफ उसको दूसरा एंड रख देंगे। द लाइट पासिस थ्रू द ट्यूब। अब जो टॉर्च आपने ऑन करी है वो उसमें से जो लाइट होल में से जा रही है, वो होल में से पास होती हुई ट्यूब में से निकल रही है। अब ट्यूब से पास होती हुई वो लाइट कहाँ पहुँच गई? वॉल पर पहुँच गई, ठीक है। नाउ बेंड द ट्यूब। अब ट्यूब को थोड़ा सा बेंड कर दो, ठीक, जो कि आपकी पिक्चर में ही शो हो रहा है। पहले तो ट्यूब जो है, क्योंकि ये ट्यूब इसलिए लिया बच्चों क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, आप इसे स्ट्रेट भी रख सकते हो और इसे घुमा भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तो हमने देख लिया है कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाकर लाइट वॉल पर पड़ रही है, लेकिन सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड टाइम में हमने उस ट्यूब को थोड़ा सा बेंड कर दिया, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। डज द लाइट स्टिल फॉल ऑन द वॉल? क्या अभी भी लाइट वॉल पर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लाइट डाइवर्ट हो गई, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिला आगे जाने के लिए, वो रास्ता यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो क्यों नहीं पड़ी, उसका रीज़न अब हम आगे पढ़ेंगे। लाइट कैन नॉट बेंड। अब उसका आंसर यही है क्योंकि वो हमने जब ट्यूब को मोड़ दिया, थोड़ा सा भी बेंड कर दिया, तो लाइट तो बेंड नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, लेकिन मोड़ने के बाद तो वो रुक गई along the tube. In a laboratory you can perform a more accurate experiment. अब ये तो हमने घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में हम और भी ज़्यादा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अब इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट और लेते हैं। ये यूजुअली स्कूल्स में बच्चों कराया जाता है, स्कूल लैब में, लेकिन आप ये घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल है।
अब इसमें क्या किया है, एक्टिविटी 2 में टेक 3 रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, रेक्टेंगुलर पीस के 3 कार्डबोर्ड्स लेने हैं, मेक दैम स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट एंड पैरेलल ऑन द टेबल, बिल्कुल बीच में सेम इक्वल पर ही एक तो हमें उसे स्टैंड करना है यानी खड़ा कर देना है एक लाइन में बिल्कुल, और जिसमें कि वुडन का या किसी भी चीज़ का हम सपोर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि स्कूल में तो बच्चों ये पूरा सेटअप होता है, आप घर पे कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं। आप तो साइंस के स्टूडेंट है तो दिमाग तो बहुत चलता है, ठीक है, तो कुछ भी जुगाड़ करके हम उसे खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमें ओनली लाइट से मतलब है, हमें इस बेस से मतलब नहीं है, लेकिन ये हिलना नहीं चाहिए, कोई ऐसा चीज़ देखनी है। मेक होल इन दैम, अब इन्हीं कार्डबोर्ड में होल करना है और वो भी इक्वल ही होल करना है, ये भी ध्यान रखना है इक्वल होल होना चाहिए। अब उसमें एट एग्जैक्टली द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब नेक्स्ट क्या करना है, कीप अ बर्निंग कैंडल ऑन द टेबल, एक जलती हुई आप कैंडल ले सकते हैं या फिर एक टॉर्च भी ले सकते हैं, कैंडल लेंगे तो अच्छा लगता है, टॉर्च से भी नहीं तो हो जाएगा काम। विथ इट्स फ्लेम एट द लेवल ऑफ द होल इन द फर्स्ट कार्डबोर्ड, फर्स्ट कार्डबोर्ड की साइड पर आप बिल्कुल लेवल करके उसे खड़ा कर देंगे, उसे जलाकर। नाउ कीप योर आइज इन फ्रंट ऑफ द थर्ड कार्डबोर्ड, जब आपने इसके लेवल में यहाँ खड़ा कर दिया तो आप थर्ड वाले से देखेंगे कार्डबोर्ड से, तो बिल्कुल कार्डबोर्ड अगर बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, होल्स बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको वो कैंडल पूरी दिखाई देगी, उसकी फ्लेम पूरी की पूरी दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। अगर कार्डबोर्ड उल्टा सीधा रखा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, या फिर होल्स इधर उधर हो गए, तो ये आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें क्या पता चला, यू विल फाइंड दैट द फ्लेम कैन ओनली बी सीन व्हेन द होल्स आर एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको जो फ्लेम दिखाई दे रही है वो तभी दिखाई दे रही है क्योंकि होल बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में है। इफ़ यू डिस्टर्ब वन ऑफ द कार्डबोर्ड, अगर किसी भी एक कार्डबोर्ड को आप डिस्टर्ब कर देंगे, आपको वो कैंडल की फ्लेम दिखाई नहीं देगी, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। दीज एक्सपेरिमेंट्स वेरीफाई दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो भी आपने टॉर्च का किया या कैंडल का किया एक्सपेरिमेंट, जो पीछे भी हमने पढ़ा था, वो सब से पता चलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। दिस इज़ नोन एज, और इसी को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोला जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। या इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस करके आपको डिटेल में शॉर्ट में कैसे भी करके क्वेश्चन के ज़रिए पूछा जा सकता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है इस बात की कि आपको पूरा समझ आ गया होगा जो अब तक हमने पढ़ा है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी जल्दी से कर दीजिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी वजह से और भी बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या देखेंगे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फॉल होती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ बाउंस ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस, तो वो उसकी सरफेस पर से, जो ऑब्जेक्ट की सरफेस पर से वो बाउंस ऑफ हो जाती है, यानी टकरा के वापस आ जाती है। व्हेन दिस बाउंस्ड लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, जब ये बाउंस्ड लाइट हमारी आइज पर पड़ती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बच्चों जैसे एक सिंपल सा है, दीवार पर आपने फुटबॉल को मारा, अगर फुटबॉल के सामने दीवार नहीं होगी तो फुटबॉल आगे चली जाएगी, कोई भी बॉल आगे चली जाएगी, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, कोई भी बॉल आगे चली जाएगी। लेकिन अगर फुटबॉल के सामने दीवार आ गई है तो उसने उसको रोक लिया और वो बाउंस बैक होकर हमारी ही तरफ आई। ऐसे ही लाइट का होता है, लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर
डलती है तो वो वहाँ से बाउंस बैक होती है और वापस हमारी आँखों पर आकर गिरती है। जो हमारी आइज़ की लेंसेज होते हैं, रेज होते हैं, उन पर आकर टकराती है, तो तभी हमें वो कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बाउंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो चारों तरफ बाउंस ऑफ हो रहा है वो एक लाइट का ही पार्ट है जो कि हमारे आँखों पर डल रहा है। द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस, जो बाउंस ऑफ हो रहा है लाइट का किसी भी सरफेस से, उसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी लाइट का वापस आना, तो तभी हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। एन ऑब्जेक्ट विद अ स्मूथ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्मूथ है, बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल क्लियर है, प्लेन है, एंड शाइनी सरफेस, और शाइनी सरफेस है, सच एज मिरर, जैसे कि मिरर हो गई, मिरर के अलावा और भी हो गया, जैसे प्लेट्स हो गई, या कोई मेटल ऐसा हो गया जिसके आप अपना फेस भी देखते हैं, और पॉलिश्ड मेटल यानी जैसे वही मैंने प्लेट बताया, प्लेट हो गई, सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, ये सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये इनके ऊपर लाइट डलती है तो इनका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। देन एन ऑब्जेक्ट विद अ डल सरफेस, आप टॉर्च की रोशनी एक बार आप अपनी मिरर पे डालिएगा जो प्लेन मिरर है, और एक बार आप अपनी बुक पे डालिएगा, आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा बच्चों। लाइट बुक में से भी आएगी क्योंकि बुक के ऊपर कवर होता है जो शाइनी कवर होता है, शाइनी कवर की वजह से वो लाइट हमें दिखाई देती है, लेकिन उतनी क्लियर नहीं होगी, ना उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन जो मिरर पे लाइट होगी वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट ऑफ डल सरफेस सच एज बुक, या फिर कोई वॉल पर से तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, वॉल पर से हमें चमक नहीं दिखाई देगी। ओके, अब इस फिगर में क्या कर रहा है, अ चाइल्ड यूजिंग अ मिरर, एक बच्चे ने मिरर लिया है और वो सन की रेज से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सन की रेज सीधी मिरर पे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वॉल पर गई। ठीक है, सनलाइट टुवर्ड द वॉल पर चली गई। यहाँ पर एक्टिविटी 3 हम देखते हैं। एक्टिविटी 3 में क्या है, टेक अ प्लेन मिरर अब हमें लेना है। प्लेन मिरर कौन सा होता है, जिसमें हम हमारे घरों में होता है, ठीक, जिसमें हम रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए हम रेडी होते हैं तो अपने आप को चेक करते हैं कि हमारे में कोई कमी तो नहीं है, वो प्लेन मिरर ही हम यूज़ करते हैं। सच एज अ लुकिंग ग्लास इन योर हैंड, स्टैंड आउटसाइड इन द सन, आप अपने हाथ में एक लुकिंग ग्लास लेंगे, मिरर यानी, और बाहर सन की तरफ चले जाएंगे। नियर अ वॉल ऑन विच सनलाइट इज़ नॉट फॉलिंग डायरेक्टली, और उस वॉल की तरफ जाएंगे जहाँ पे सनलाइट यानी सूरज की रोशनी सीधी उस पर नहीं पड़ रही है। अब इस मिरर की हेल्प से हम उस लाइट को यानी उस सूरज की रोशनी को उस वॉल तक पहुँचाएंगे, तो वो करना है। यूजिंग द मिरर हाउ कैन यू मेक सनलाइट फॉल ऑन द मिरर, तो वो किस तरीके से होगा बच्चों, वो इसी तरीके से होगा। हम कई बार गेम खेलते हैं ना, कुछ बच्चों ने खेला भी होगा, मिरर हाथ में होता है, छोटा सा पीस होता है हाथ में, तो सन से हम करते हैं और दूसरे बच्चे के फेस पर हम डालते हैं रिफ्लेक्शन, तो वो वही चीज़ होती है, सन की लाइट मिरर पे डाली और रिफ्लेक्ट होकर वो सामने वाले के ऊपर गई, ऐसे ही यहाँ पर वॉल पर गई। व्हेन यू यूज़ अ मिरर टू शाइन सनलाइट ऑन द वॉल, जब आप किसी मिरर को यूज़ करते हैं, जब वॉल पर सनलाइट को डालने के लिए, यू यूज़ द प्रॉपर्टी दैट अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स, आप वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। बाय टर्निंग द मिरर यू कैन रिफ्लेक्ट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अब इसमें आप मिरर को अगर मोड़ देंगे, इधर से उधर दूसरी जगह कर देंगे, तो लाइट का रिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शंस में होता चला जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी आप मिरर को टर्न करेंगे तो सूरज की जो रोशनी होगी वो सीधी मिरर पे उस डायरेक्शन तक पहुँच जाएगी। ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा बच्चों, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ साइंस में हमें एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए जिससे कि हमें पॉइंट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं।
लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी रिफ्लेक्शन बाय अ मिरर। अब मिरर से कैसे हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, अब उसके बारे में हम एक एक्टिविटी करते हैं जो कि आपकी बुक में दे रखी है। एक्टिविटी 4 है अब एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ टेबल। वाइट शीट को टेबल पर फिक्स कर देना है। कट आउट अ थिन स्लिट। अब उसके बीच में से बिल्कुल पतली सी एक लाइन बना देनी है। और 1 मिनट में आपको बुक के साथ में दिखाती हूँ बच्चों। जैसा कि आपकी यहाँ पर दे रखा है, ये लाइन एक छोटा सा स्लिट बना दिए, यानी उसको काट के छोटा सा स्लिट बना दी। अब इसमें आगे क्या करा है, इतने बाई इतने मिलीमीटर की बनाई है वाइड इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड पर बनाई है। जो पेपर को कट किया है, जो पेपर को टेबल पे फिक्स किया है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड जिसमें कि कट लगा हुआ है इतने बाय इतने का। मेक द कार्डबोर्ड पीस स्टैंड वर्टिकली। उसे वर्टिकली यानी खड़ा करके हमें उसको फिक्स कर देना है ऑन द वाइट शीट यूजिंग सपोर्ट के द्वारा हम उसे खड़ा कर देंगे। रूम को डार्क कर देंगे, यानी अंधेरा उस रूम में कर देंगे। और फिर टॉर्च को हम शाइन करेंगे जस्ट बिहाइंड द स्लिट। जो स्लिट हमने बनाई थी उसके पीछे से लाइट को हम शाइन करेंगे, यानी ग्लो करेंगे। जैसे यहाँ पर पिक्चर में है, ये कार्डबोर्ड है, ये स्लिट बनी हुई है एक छोटा सा, यानी डोर टाइप बोल सकते हैं, एक छोटा सा होल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बच्चों, कुछ भी नाम फनी भी रख सकते हैं। अब इसके पीछे हमने टॉर्च को जला दिया, ठीक है, यानी ऑन कर दिया, ना कि माचिस तिल्ली से जला दिया, ठीक है। अब कीप द मिरर वर्टिकली। नहीं, कहाँ पर थे हम भूल गए। बिहाइंड द स्लिट यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट ऑन द शीट ऑफ द पेपर। अब उसके बाद आपको क्या पता चलेगा, जब आपने टॉर्च को ऑन किया तो एक सीधी लाइट आपके पेपर पे आ गई। कीप द मिरर वर्टिकली इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब मिरर को सीधा खड़ा कर देंगे लाइट के पाथ में, सो दैट द लाइट रे स्ट्राइक द मिरर एट एन एंगल। अब उसकी वजह से क्या होगा, लाइट को, जो लाइट सामने जा रही थी उस मिरर ने स्ट्राइक कर दे किसी एक एंगल पर जाकर। जैसे कि यहाँ पर है, ये लाइट हमारी सीधी जा रही थी, ठीक है। अब अगर मिरर नहीं होता तो ये और सीधी एक्सटेंड हो जाती, लेकिन यहाँ पर मिरर को खड़ा कर दिया। मिरर ने क्या करा, इस लाइट को यहीं पर स्ट्राइक कर दिया, यानी रोक दिया। अब मिरर को जब मिरर ने इस लाइट को रोक दिया तो लाइट ने क्या किया, मिरर के सरफेस पर आकर रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। तो वही बोल रही हैं, मिरर वर्टिकली ऑन द लाइट रे स्ट्राइक ऑन द मिरर एट एन एंगल, द लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट। जो लाइट पड़ी है मिरर के ऊपर उसे इंसिडेंट रे कहा गया है। नोट द चेंज दैट हैपन्स इन इट्स पाथ। अब ये जो पाथ में जो भी हुआ है उसे नोट कर देना है। यू कैन क्लियरली सी द पाथ दिस रे टेक्स आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। क्योंकि उसके बाद में जो मिरर पे लाइट पड़ी थी उसने उसको रोक के रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो सबसे मेन हमारे लिए क्या जानना हुआ बच्चों, जो ये लाइट पड़ी है मिरर पे तो ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये जो यहाँ से पड़ के रिफ्लेक्ट हुई है वो रिफ्लेक्शन हो गया। आपको ये क्लियर हो गया होगा। और फिर इसी में आपको और बता रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली जो रे हुई है ये रिफ्लेक्टेड रे हुई है। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। नेक्स्ट, नोट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। सो सबसे पहले आपने नोट किया था वो लाइट का नोट किया था, अब रिफ्लेक्शन का नोट करना है। मूव द स्लिट अ लिटिल। अब जो स्लिट है उसे थोड़ा सा हटा देंगे या हिला देंगे। डज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे चेंज। तो क्या जो रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। नाउ रोटेट द मिरर। अब जो सबसे पहले यहाँ किया था वो हो गया, अब सेकंड क्या करेंगे, फिर से वापस से मिरर को रोटेट कर देंगे। व्हाट हैपन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। अब
दोबारा से क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन का, क्योंकि जैसे हमने मिरर को किया था वॉल पर डालने के टाइम पर, हम जहाँ जहाँ घुमाएंगे वो रिफ्लेक्शन उसका अलग अलग डायरेक्शन में जाके पड़ेगा. लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, कैन यू सी द स्लिट इन द मिरर. अब जो ये सब हुआ है, अब अगर हम मिरर को मोड़ देंगे, इधर से उधर घुमा देंगे, तो क्या हमें ये वाला पोर्शन जो रिफ्लेक्शन में यानी मिरर में हमें क्या दिखाई देगा? तो नहीं दिखाई देगा. अगर हम हमारे सामने कोई मिरर होगा बच्चों, और हमारी इमेज उस मिरर में दिखाई दे रही है, लेकिन अब हम अगर उस मिरर को हटा देंगे और दूसरी तरफ उसको घुमा देंगे, तो क्या हमारे मिरर उस में इमेज दिखाई देगी? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी. तो अब आगे इसी का है, व्हेन यू सी इन द मिरर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे. जब आप मिरर में रिफ्लेक्टेड रे को देखते हैं, देन यू सी द इमेज ऑफ द स्लिट, तो आप स्लिट की इमेज को दिखाई देंगे, यानी स्लिट की इमेज आपको दिखाई देगी. द स्लिट इटसेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट. स्लिट एक अपने तरीके का ऑब्जेक्ट है. जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम ऑब्जेक्ट हो गए, ऐसे ही स्लिट ऑब्जेक्ट हो गया. व्हेन यू लुक इन द मिरर यू सी एन इमेज ऑफ योरसेल्फ. इन दिस केस यू आर द ऑब्जेक्ट. आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 5 लेते हैं. इसमें हमें आगे ये देखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इन द सेटअप ऑफ एक्टिविटी 4 की तरह से ही उसी को आगे हम कंडक्ट कर रहे हैं. मार्क द पोजीशन ऑफ द मिरर एज MN यानी इसे मार्क कर लेंगे. जो ऊपर देखी थी हमने उसी का ही आगे एक्सटेंड हो रहा है. ये मिरर हो गया बच्चों, और ये उसका बैकग्राउंड हो गया. जो लाइंस बनती हैं ये मिरर है. ठीक है, तो इसे MN नेमिंग दी है. विद अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ स्केल एंड अ पेंसिल. पेंसिल और स्केल से ही तो बनेगा, तो वही वो बोल रहे हैं. मार्क द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे AO. अब पाथ मार्क करना है AO पर, यानी यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ से लाइट ट्रेवल करती हुई यहाँ पर पहुँची, तो ये क्या हो गया? इंसिडेंस रे. ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया AO, एंड द रिफ्लेक्टेड रे OB हो गया. इंसिडेंट रे यहाँ पहुँचा, लेकिन यहाँ पर उसने उसको रोक कर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये OB हो गया. एट O कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब यहाँ पर O को क्या बोला गया है? O को इंसिडेंस पॉइंट बोला गया है. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी यहाँ पर आकर वो लाइट टकराई है. ड्रॉ अ लाइन OX. अब यहाँ से जब यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एक लाइन बन गई. ठीक है बच्चों, तो इसे हमने OX का नाम दे दिया. O तो यहाँ है, ये X हो गया, तो ये हमारा नॉर्मल कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. यहाँ पर O कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ड्रॉ अ लाइन OX परपेंडिकुलर टू MN पर हमें इसे ड्रॉ कर लेना है, और इसी को नॉर्मल कहा गया है. दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अगर क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं. मेजर एंगल AOX. ये क्या हुआ? एंड एंगल BOX या XOB. यू विल फाइंड दैट दीज एंगल्स आर इक्वल. आपको ये पता चलेगा कि ये जो एंगल बना है, ये वाला और ये वाला, ये बिल्कुल इक्वल है. तो इससे हमें पता चलता है कि इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्शन रे दोनों हमेशा इक्वल होते हैं. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन आ भी रहा है बच्चों. ठीक है, उसका ही ये आंसर है. तो बच्चों जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा, तो उसमें एंगल AOX इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. AO और X ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है.
एंगल BOX ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हम कह सकते हैं द रिफ्लेक्टेड रेज लीव्स द मिरर एट द सेम एंगल। दोनों ही जो एंगल बन रहे हैं वो बिल्कुल सेम एंगल होंगे। एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक इट, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, मतलब स्ट्राइक से मतलब यहाँ है, यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये, तो जहाँ पे स्ट्राइक कर रही है वो एंगल दोनों सेम होंगे, इंसिडेंस रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी वजह से हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना भी एंगल इंसिडेंस रे का बनेगा उतना ही सेम जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्शन का बनेगा। Images can be seen on surfaces that reflects most of the light falling on them. इमेज उतनी ही ज़्यादा दिखाई देगी सरफेस पर जितना ज़्यादा लाइट पड़ रही है। You can see your face in polished stainless steel plates. आप रिफ्लेक्शन में आप प्लेन मिरर में तो अपना फेस देख ही सकते हैं, साथ में स्टील की प्लेट में भी, जो कि स्टेनलेस स्टील की प्लेट होती है, उसमें भी अपना फेस चेक कर सकते हैं, देख सकती हैं। ठीक है, जैसे कई बार उसमें एक ऐड भी आता था ना जिसमें वो अपना बर्तन साफ़ करती है और उसके बाद में वो अपना फेस भी चेक करती है कि बर्तन कितने साफ़ हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा पड़ता है लाइट का। हैव यू सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून और ट्रीज ऑन द सरफेस ऑफ क्लियर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, क्लियर स्टिल वाटर से मतलब है साफ और रुका हुआ पानी। जो पानी साफ भी है और रुका हुआ भी है, उस पानी में आप मून को, ट्रीज को या और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं लाइट में। चलिए, यहाँ तक तो सभी को समझ आ गया होगा जो भी अब तक हमने पढ़ा है। और अब आगे बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है टॉपिक, वो है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि रियल कौन सी इमेज होती है और वर्चुअल कौन सी होती है। तो वन लाइन में मैं आपको बताती हूँ। रियल इमेज जो सामने दिख रही है, जो एग्जैक्ट में है ऑब्जेक्ट जो सामने है वो रियल हो गया, लेकिन जो सामने नहीं है वो वर्चुअल हो गया। ठीक है, लेकिन वो नहीं है फिर भी है। हो गए कंफ्यूज, है ना। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े तो आप एक ऑब्जेक्ट हो गए, तो आप रियल हो गए, रियल इमेज हो गए। ठीक है, लेकिन आपकी जो आपके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो लाइट के थ्रू आप मिरर में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मिरर में आप हैं? आपकी इमेज है मिरर में, आप नहीं है, आप तो बाहर हैं, मिरर के सामने हैं आप। मिरर के अंदर जो है या मिरर में जो दिखाई दे रहा है वो आपकी वर्चुअल इमेज है। क्लियर हुआ होगा बच्चों को? कुछ हद तक तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो वही चीज़ अब हम इसमें देखेंगे। अ प्रोजेक्टर फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन। एक प्रोजेक्टर जो होता है वो एक इमेज बनाता है स्क्रीन पर। स्क्रीन मतलब जहाँ पे लाइट पड़ रही है। अ मिरर ऑल्सो फॉर्म्स योर इमेज। एक मिरर जिसमें आप अपने आप को देख रहे हैं वो भी एक इमेज बनाता है। व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, जब आप उसके सामने खड़े होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू इमेजेस? अब इन दोनों ही इमेजेस में क्या डिफरेंस है कि एक प्रोजेक्टर जो इमेज स्क्रीन पर बना रहा है और एक मिरर जिसमें आपकी पिक्चर दिख रही है। The image formed by a projector in the cinema hall image is a real image. It is formed on a screen. ये स्क्रीन पर सीधी बन रही है, लाइट सीधी पड़ रही है, तो सीधी बनने की वजह से जो इमेज दिख रही है वो रियल इमेज है। लेकिन जो मिरर में बनेगी, इन केस ऑफ द मिरर द इमेज सीम्स टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो वो जो इमेज बन रही है आपकी, आप जो उसमें दिखाई दे रहे हैं मिरर में, वो मिरर के पीछे बन रहा है। इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम द मिरर, आप जब किसी भी मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं, वहाँ से आप हट जाए तो क्या वो इमेज आपको दिखाई देगी? द इमेज विल ऑल्सो मूव अवे, क्योंकि वो इमेज जो आपके दिख रही है वो भी वहाँ से हट जाएगी। बट इफ़ यू गो बिहाइंड द मिरर यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग देयर। जब आप मिरर के पीछे जाएंगे तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि
वहाँ तो कुछ था ही नहीं। ठीक है बच्चों, मैं फिर आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हैं, आपकी वो इमेजिनरी, एक तरह से इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको दिख रही है, तो वो आपकी पिक्चर मिरर में नहीं दिखाई देगी। दिस मिरर सीम्स टू बी इमेजिनरी, मतलब वही, आप तो थे ही नहीं, आप तो सामने हो तो लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, उसका रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर में आपका फेस दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप वहाँ से हट जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। सच एन इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, वो सब इमेजेस जो स्क्रीन पर नहीं बन रही हैं वो वर्चुअल इमेज होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं मानती हूँ, क्योंकि ये नई टॉपिक्स रहते हैं और डेली रूटीन लाइफ से थोड़ा हट जाते हैं। हमें केवल मिरर में हम अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का फैक्ट हम नहीं देखते। वो फैक्ट हमें बुक में और चैप्टर में दिखाई देता है, वहाँ पे पढ़ने पर मिलता है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर आप वीडियो को 2-3 बार भी देख कर समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, अब ये जो वर्चुअल इमेज बनी थी मिरर में हमारी, वो कैसे बन रही है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेट अस स्टडी हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स एज लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आईज। जैसे ही कोई लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, तो रेटिना पर वो सीधी रियल इमेज बन रही है, जो कि हमारी आइज़ की स्क्रीन पर पड़ रही है। स्क्रीन पर जब लाइट पड़ती है तो वो रियल इमेज होती है। दिस इमेज इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज होती है वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें उसके साइज से छोटी होती है। और अपसाइड डाउन से मतलब होता है उल्टी, और उल्टी होती है, एक तो छोटी होती है और दूसरा उल्टी होती है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। जैसे कि आपकी इस बुक में दिखाई दे रहा है, लाइट रेटिना पर पड़ी, ये आई का हो गया, आई की पिक्चर है, रेटिना पे लाइट पड़ी, तो ये जो फ्लावर है यानी ऑब्जेक्ट है ये छोटा हो गया और उसकी इमेज भी उल्टी हो गई, जबकि ये स्ट्रेट है। ये बच्चों सब हमारी आइज़ में नेचुरली होता है, हमें कुछ नहीं पता होता, हम बस पढ़कर उसको सीख सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। अब इसमें डिटेल में दे रखा है, द ब्रेन देन स्टडीज द इमेज। अब जब लाइट आइज़ पर पड़ती है तो ब्रेन जो होता है वो स्टडी करता है इमेज के बारे में कि किस चीज़ की इमेज है। अब इसमें इतना डिटेल में बता रहे हैं, पहले आप देखिए सुनिए। इट नोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अब ब्रेन को पता है कि लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, एंड इज़ देयर फॉर एबल टू एनालाइज, और इसी वजह से ब्रेन ये एनालाइज करता है कि कौन सी डायरेक्शन है, वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है और साथ में ऑब्जेक्ट के साइज़ को भी कैलकुलेट करता है। और इसी के बाद में जब ये सारा कुछ ब्रेन कर चुका होता है तो उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो कि करेक्ट साइज़ में होता है और सीधी डायरेक्शन में होता है, जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में होता है, अब बिल्कुल सीधा होता है, जो कि हमारी आइज़ पर वो उल्टा बन रहा था, यहाँ पे वो सीधा हो गया। बच्चों आपने ये देखा ब्रेन को कितना काम करना पड़ता है, तब तक क्या हमें कुछ सामान या कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ब्रेन कितना स्पीड में होता है। जैसे हमने कुछ चैप्टर्स में पढ़ते हैं कि जब हम हाथ गरम किसी चीज़ पर लग जाता है तो कैसे हम एकदम से पीछे कर लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो नर्वस सिस्टम में कितना कैलकुलेशन होता है कि अब हाथ को पीछे हटा लेना चाहिए, और ये वो अगर ये हम सोचते रह जाएंगे तो हमारा तो हाथ जल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है, हमें तो चीज़ समझ ही नहीं आएगी कि चीज़ उल्टी है, ऑब्जेक्ट उल्टा है, सीधा है, कहाँ पर है, कहाँ कितनी दूरी पर है, हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा। लेकिन ये जो सारा काम हुआ है ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा काम होता है तब हमें कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट, हर चीज़ हमें जो दिखाई देती है वो इसी तरह से दिखाई देती है। However, the brain can sometimes get fooled. इसके बावजूद भी कई बार ब्रेन एक फूल भी बन जाता है। फूल से मतलब फ्लावर वाला फूल नहीं बच्चों, आपको पता ही होगा ये फूल का मतलब बेवकूफ़,
मतलब बुद्धू बन जाता है। सपोज अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ए। अब ये मान के चल रहे हैं कि जो एक लाइट की रे आ रही है एक ऑब्जेक्ट ए है वहाँ से आ रही है, इज समहाउ बेंट एट पॉइंट ओ। अब वो वहाँ पर कहीं जहाँ ओ पॉइंट बन रहा है वहाँ पे वो मुड़ गई यानी बेंट हो गई। एंड देन मीट टू फॉल ऑन आर आइज, और उसके बाद वो हमारी आइज पर पड़ी, यानी बेंट लाइट हमारी आइज पर पड़ी, जबकि लाइट सीधी होनी चाहिए, बेंड होकर वो आइज पर पड़ी है। तो दो ब्रेन ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है कि वो लाइट बेंट है। तो ब्रेन कैन नॉट डिटेक्ट दैट द लाइट हैज़ बीन बेंट, एंड सिंस इट नोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इट थिंक्स दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम बी। और इसी वजह से ब्रेन को यह पता होता है कि लाइट तो सीधी लाइन में ही चलती है, तो उसको लगता है कि ये जो लाइट आ रही है वो बी पार्ट से आ रही है, यानी बी ऑब्जेक्ट से आ रही है। कई बार हमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों कि सामने से कुछ आ रहा है जबकि वो सामने से नहीं आ रहा होता। ठीक है, कई बार हमारे को बहुत नज़र का फेर, जिसे हम घर में कई बार बोल देते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि नज़र का फेर है। कई बार हमें कुछ चीज़ दिखाई देती है बट वो होती नहीं है एग्जैक्टली, या होती है तो हमें दिखाई नहीं देती। तो दोनों ही केस हो सकते हैं, यहीं पर इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया। You therefore see the object at B, although there is nothing really at B. जबकि वहाँ पर आपको लग रहा है कि ये B है, लेकिन वो B है ही नहीं। B तो एक वर्चुअल इमेज है, किसकी? A ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हमें A नहीं दिख रहा, हमें B दिख रहा है। ठीक है, It only seems that the light is coming from the virtual image. We will see later in this chapter. अब इसमें हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ही है, डायग्राम से समझ लेते हैं। आइस पर लाइट पड़ रही है ए पार्ट से, यहाँ से लाइट बेंट होकर आई है, लेकिन आई को दिखाई दे रहा है कि इमेज यहाँ पर है, जबकि इमेज तो यहाँ पर है, तो उसे वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। यहाँ पर प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज बनती है उसके बारे में है। एक्सपेरिमेंट 6 ले लेते हैं इसमें हम। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन अ टेबल। टेबल पर एक प्लेन मिरर आपको फिक्स करना है जो कि वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, तो हमें पता ही है वर्टिकल ही लगाएंगे। फिक्स अ शार्प एंड पेंसिल इन फ्रंट ऑफ इट। अब जब हमने मिरर को फिक्स कर लिया तो उसके सामने हम एक शार्प एंड पेंसिल यानी शार्प की हुई पेंसिल को भी फिक्स कर देंगे। अब उसके लिए इन्होंने प्लास्टिसिन को भी बोला है कि उसे भी यूज़ कर सकती हैं। ये होता है क्ले बच्चों, जो हम बचपन में खेलते आते थे ना, जिससे हम अलग अलग तरीके के कुछ भी इमेज बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो होता है क्ले उसे बोला है प्लास्टिसिन। उसके ऊपर भी आप इसको बेस को बनाकर पेंसिल को फिक्स कर सकते हैं। हेयर द पेंसिल इज़ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है। यू कैन सी इट्स इमेज इन द मिरर। अब इसमें आप मिरर में इसकी इमेज भी देख सकते हैं, किसकी? पेंसिल की। प्लेस द पेंसिल एट डिफरेंट पोजिशंस। अब पेंसिल को अलग अलग पोजीशन पे चेंज करते रहेंगे अलग अलग डिस्टेंस पर मिरर में, और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या क्या केस में क्या क्या हो सकता है। प्लेस अ स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। स्क्रीन बच्चों मतलब होता है कि जिस पर लाइट पड़ती है। अब लाइट तो हम लोगों ने ऑन ही नहीं कर रखी है, आपको स्क्रीन की पिक्चर दिख जाएगी स्क्रीन क्या होता है। तो यहाँ पर स्क्रीन से मतलब हो गया कोई एक ऐसी चीज़ जब लाइट पड़ती है, तो जैसे हमने एक पीछे एग्जाम्पल लिया था बॉल का, कि हम मिरर से बॉल को डाल रहे हैं, नहीं सॉरी, जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था ये वाला, तो यहाँ से मिरर सन की रेज ले रही है, सन की लाइट लेने के बाद में यहाँ पर पड़ रही है, तो ये स्क्रीन हो गई बच्चों जहाँ पे पिक्चर आती है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक स्क्रीन मिरर के पीछे प्लेस कर देंगे। क्या आपको, कैन यू गेट द इमेज ऑफ द पेंसिल ऑन इट? क्या आपको अब पेंसिल की इमेज दिखाई देगी?
नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मिरर के सामने भी आपको उसको डिफरेंट पोजीशन पर ही प्लेस कर देना है। किसे करना है? स्क्रीन को। कैन यू गेट द इमेज ऑन इट? तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगी स्क्रीन पर, क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है। इज द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड? अब ये जो इमेज बन रही है ये सीधी है या उल्टी है? इन्वर्टेड उल्टी हो गई। द अपराइट इमेज इज सेड टू बी इरेक्ट। अपराइट यानी जो ये पेंसिल है, अपराइट यानी सीधी, सीधी जो पेंसिल दिख रही है, ये इमेज जो इसको बोलेंगे हम इरेक्ट, यानी सीधा। इरेक्ट मीन्स सीधा। इफ़ यू इन्वर्ट द पेंसिल विद इट्स शार्पेंड एंड। अब जब आप इस पेंसिल को उल्टा करके रख देंगे, अभी तो ये इसकी जो टिप है ये ऊपर है, अगर हम इसे उल्टा करके नीचे की तरफ टिप कर देंगे तो क्या होगा टेबल पर? कंपेयर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट का भी साइज कंपेयर करना है हर केस में, कि ऑब्जेक्ट का साइज कम हुआ, बढ़ा या सेम रहा। ठीक है, तो वो भी करना है। अब इसमें अब ऑब्जर्वेशन आ रहा है। द अबव एक्टिविटी शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में जो भी हमने अभी एक्टिविटी करी थी उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और सेम साइज की है। अब वर्चुअल, अगेन वर्चुअल, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही रियल और वर्चुअल में बताया था कि ये जो पेंसिल सामने खड़ी करी है ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये रियल इमेज हो गई। लेकिन इसके ऊपर लाइट पड़ी तो लाइट का रिफ्लेक्शन इस पे आया तो ये एक वर्चुअल इमेज बन गई। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्चुअल हो गई। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल सामने की साइड। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप बिल्कुल सामने ही दिखाई देते हैं, साइड में नहीं दिखाई देते। साइड में खड़े होंगे तो साइड में दिखेंगे। ठीक है, तो ये इरेक्ट हो गई यानी सीधी है और सेम साइज़ की है। जो भी साइज़ की पेंसिल है वही साइज़ की इमेज मिरर में बनेगी। ठीक है, लेट अस स्टडी अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब इसके अलावा जो हमने ये अभी पढ़ा है, इसके अलावा और भी दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है 7। अब इसमें लोकेशन आ रही है, लोकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बन रही है उसकी लोकेशन क्या है? अब इसके लिए हम सबसे पहले एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों। प्लेस अ सेंटीमीटर ग्राफ। जो ग्राफ पेपर होता है उसे बोला है ग्राफ शीट लेना है, टेबल पर लगा देना है, फिक्स कर देना है, और उसी के साथ में प्लेस अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन इट, और उसी के ऊपर एक मिरर को भी सेट कर देंगे। प्लेस अ शार्पन पेंसिल इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन वन ऑफ द स्क्वायर। किसी एक स्क्वायर पे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर शीट रहती है जिसमें कि ग्राफ शीट होती है तो स्क्वायर्स बने हुए होते हैं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे, और वहाँ पे किसी एक ब्लॉक पर इस पेंसिल को प्लेस कर देंगे। अब क्या करेंगे? वन ऑफ द स्क्वायर शीट ऑफ द ग्राफ शीट, से द फिफ्थ स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। अब फिफ्थ स्क्वायर को हम काउंट करके मिरर में देखेंगे। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल, और साथ में ही हम इमेज की भी पोजीशन चेक करेंगे। विच स्क्वायर इज इन इट। अब जो मिरर में पिक्चर दिख रही है, क्योंकि यहाँ तो फिफ्थ स्क्वायर में रखा है तो क्या वहाँ भी फिफ्थ स्क्वायर में ही दिखाई देगी? तो विच स्क्वायर इज इन इट? वन ऑफ द इमेज ऑफ ग्राफ शीट एज सीन इन द मिरर। काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। अब मिरर में उसे काउंट करेंगे। मूव द पेंसिल टूवर्ड्स द मिरर। अब मिरर की तरफ पेंसिल को आगे बढ़ा देंगे, मूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर फिफ्थ ब्लॉक में रखी हुई है तो यहाँ पर हम और आगे बढ़ा देंगे। टू से थर्ड स्क्वायर, फिफ्थ से थर्ड पर पहुँचा देंगे। जब थर्ड पे पहुँचेगी तो पेंसिल ऑटोमेटिकली अपने आप आगे पहुँच जाएगी। व्हाट हैपन टू द इमेज। अब जब थर्ड पोजीशन पर उसको पहुंचा दिया, यानी थर्ड स्क्वायर में उसे लगा दिया पेंसिल को, तो क्या होगा? मूव इट अवे फ्रॉम द मिरर टू से द 10th इमेज। अब वहाँ से हटाकर थर्ड से 10th स्क्वायर पे प्लेस कर देंगे। अब क्या होगा? क्या उसकी इमेज में भी चेंज आएगा जो मिरर में पेंसिल की इमेज बन रही है? आंसर इज, यू विल फाइंड दैट
In all the cases, the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. तो इस केस में जो हमें दिखाई दे रहा है इमेज सेम डिस्टेंस ही दिखाई दे रहा है जो मिरर में बन रहा है. पहले 5th पर था तो 5th पर ही हमें दिखाई देगा, 3rd पे था 3rd पे ही दिखाई देगा, और फिर 10th पे था तो 10th पर ही हमें दिखाई देगा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने करी हैं बच्चों. नेक्स्ट एक्टिविटी 8th एक्टिविटी को हम लेते हैं अभी. अब इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड. अब जो लेटरली इन्वर्टेड यानी उल्टी पोजीशन दिखा रही है उसके बारे में है. ठीक है. अब स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के सामने खड़े होंगे, अपना राइट हैंड को रेज करेंगे यानी ऊपर उठाएंगे. विच हैंड डज योर इमेज रेज. लेकिन आपका जो उसमें मिरर में इमेज बन रही है उस मिरर में इमेज जो बनी तो उसमें कौन सा हाथ आपका ऊपर उठाया, क्योंकि आपने तो रियल में राइट हैंड ऊपर उठाया था तो मिरर में आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा. ठीक है. यही लेटरल इन्वर्टेड इमेज होती है बच्चों. इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर देयर इज़ एन इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट. यहाँ पर जो इंटरचेंज होता रहता है प्लेन मिरर में जब हम कोई भी इमेज फॉर्म करते हैं, लेफ्ट उठाएंगे तो राइट दिखेगा, राइट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखाई देगा. दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन एंड इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. और प्लेन मिरर की ही ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों. तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तो हमने पीछे पढ़ी हैं, एक ये भी प्रॉपर्टी हुई है. अब इसमें आगे और हम देखेंगे. लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो. अब जो ये वर्ड्स दे रखे हैं उनको पढ़ना है. क्या आपको दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? तो ये तो हमें फिर भी पता चल रहा है क्योंकि हमने काफ़ी टाइम देखा हुआ है कि एम्बुलेंस लिखा है, लेकिन ये क्यों लिखा है, इस तरीके से क्यों लिखा है, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे. नाउ प्लेस अ प्लेन मिरर ऑन वन साइड ऑफ दिस वर्ड. अब ये जो मिरर है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में है. अब यहाँ पर प्लेन मिरर को इस वर्ड के साथ में आप साइड में लगा देंगे. अब रीड द इमेज, इमेज को रीड करेंगे. कैन यू नाउ रीड दिस वर्ड. दिस इज़ हाउ द वर्ड एम्बुलेंस. अब हमें ये पढ़ने में आ गया कि ये वर्ड एम्बुलेंस लिखा हुआ है. इज़ रिटन ऑन द एम्बुलेंसेस. ये जो भी एम्बुलेंसेस वैन होती हैं उन पर इसी तरीके से लिखा होता है. और ये क्यों लिखा होता है? दिस इज़ बिकॉज द ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ एन एम्बुलेंस. जो ड्राइवर होता है उसे, बच्चों कई बार ऐसा होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. हु सीज द एम्बुलेंस ऑन हिज और हर रियर व्यू मिरर सीज अ लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वर्ड एंड रीड इट करेक्टली. यहाँ से यहाँ तक का जो है उसे मैं आपको क्लियर करके समझा देती हूँ. इसका मतलब है कि अगर कोई एम्बुलेंस बहुत तेज़ी से पीछे से आ रही है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि उसका सायरन नहीं बज रहा तो हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन पीछे से अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है और आगे हमारे कोई कार जा रही है या हम जा रहे हैं, अपने आप को इमेजिन करिए हम कार में जा रहे हैं और हमारे कार के सामने जो मिरर लगा हुआ है कार में सीट के सामने, वहाँ पे हमें पीछे का दिखाई दे रहा है. तो पीछे जो एम्बुलेंस आ रही है हमारी उस रियर व्यू मिरर में उस एम्बुलेंस को हम क्लियर यानी उल्टा, क्योंकि उल्टा दिखाई देता है तो उल्टा हम पढ़ने में आ जाएगा कि ये एम्बुलेंस लिखा है. अगर ये एम्बुलेंस सीधा लिखा होगा तो हमें रियर व्यू मिरर में वो उल्टा दिखाई देगा, यानी हमें ये पोजीशन दिखाई देगी, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है. इसीलिए इसे उल्टा लिखा होता है क्योंकि इसे सबसे पहले जगह चाहिए होती है निकलने के लिए, तो इसीलिए इसको उल्टा लिखा जाता है जिससे इसे बहुत तेज़ी से आगे निकलने के लिए जगह मिल जाए, लोगों को पढ़ने में आ जाए कि एम्बुलेंस ही लिखा है. ठीक है. ही और शी कैन देन गिव वे टू द एम्बुलेंस. और वो कोई भी जो होगा वो एक रास्ता एम्बुलेंस के लिए बना देगा. We thus see from these activities that the image formed by a plane mirror is virtual. जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है. ठीक है. इरेक्ट यानी सीधा होता है, सेम साइज़ का होता है, जो भी साइज़ बना हुआ होता है,
सेम साइज का होता है। अपीयर टू बी एज मच बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। अब बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि कोई एक ऑब्जेक्ट सामने होता है, और लिटरली इन्वर्टेड और उल्टा दिखाई देता है। उल्टे से मतलब आप हो तो आप उल्टे नहीं हो जाओगे, आपका हैंड राइट होगा तो वो लेफ्ट शो करेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बच्चों मैं इस चैप्टर का 2 पार्ट्स बनाऊंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है। अगर मैं एक ही बारी में चैप्टर को फिनिश करूंगी तो इसमें तो 2 घंटे लग जाएंगे बच्चों। तो इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रही हूँ, जो कि मैंने आज फिनिश कर दिया इस पार्ट को यहाँ पर। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर भी होगा और लेंसेज भी कवर होगा, साथ में स्पेक्ट्रम भी कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जल्दी से जिस बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लगा, अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी ग्रुप्स में, जिससे कि और बच्चों को भी आपकी तरह हेल्प मिल पाए, जो जल्दी सीख पाए। और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर्स का भी डाल चुकी हूँ बच्चों, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने आंसर्स लिखे हैं और इजी ही तरीके से उसे समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी से इसके सेकंड पार्ट की अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।